ये डॉक्टर इंद्र सेंगर जी हैं। ये जो अभी आप चित्र देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, डॉक्टर इंद्र सेंगर जी हैं। डॉक्टर इंद्र सेंगर हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आप 5 दशकों से हिंदी साहित्य लेखन से जुड़े हुए हैं। आपके द्वारा किया गया शोध कार्य भारतेंदु पूर्व खड़ी बोली कविता हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए एक अमूल्य निधि है। आपने हिंदी की अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। राजभाषा जगत में आपकी गणना राजभाषा नीति के गिने चुने विद्वानों में होती है। संत साहित्य विषय पर आपके अनेक शोध लेख शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, जो संत साहित्य विषयक एवं खड़ी बोली कविता के सृजन की अनेकशः नूतन मान्यताएं स्थापित करते हैं। आपकी रचनाएं देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में ससम्मान प्रकाशित और आकाशवाणी से निरंतर प्रसारित भी होती रही हैं। स्वभाव की सहजता, हृदय की निश्चलता और मन की निर्मलता तथा वाणी का माधुर्य आपकी जीवन शैली के मूल मंत्र हैं। अब ये तो रहा इंद्र सेंगर जी का परिचय और इनका फोटो भी आप देख रहे हैं, लेकिन इनसे हम साक्षात बात करेंगे। ये हैं डॉक्टर इंद्र सेंगर जी, साक्षात जिन्हें आप देख रहे हैं। तो डॉक्टर इंद्र सेंगर जी, अभी आपके बारे में हमने इतनी जानकारी अपने दर्शकों को दी जी, तो आप कैसे स्थापित करेंगे जो कहा जाता है कि आप सुपरिचित साहित्यकार हैं? देखिए, ये तो आपने इसी तरह का प्रश्न कर दिया कि आत्म प्रशंसा वाला या आत्म विज्ञापन वाला, लेकिन इसके प्रमाण ये कहे जाते हैं कि मैं आपको बतलाऊं कि मेरे शोध लेख 1982 और 83 और 84 के दौरान देश की सुप्रसिद्ध और जो स्तरीय शोध पत्रिकाएं थी उनमें ससम्मान प्रकाशित हुए। और विशेषकर मुझे जो एक क्षेत्र मिला निर्गुण संत साहित्य का, और सबसे पहले मेरी जानकारी में आए कि संत घीसादास खेकड़ा, जो यहाँ से 10 मील दूर है और के रहने वाले थे, और 1803 में वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो मैंने देखा कि संत घीसादास का जन्म निर्गुण साहित्य के संत कवियों में कहीं भी उनका उल्लेख नहीं है। तो मुझे बड़ा आनंद आया, उनकी वाणियाँ मिली मुझे, वाणियों का ग्रंथ मिला मुझे। तो मैंने सबसे पहले उन पर काफ़ी काम किया, उसका विवेचन किया, उसका उनका दर्शन क्या है और इस बारे में। तो वो मैंने 2-3 आर्टिकल बना के भेजे विभिन्न पत्रिकाओं को, तो उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन्हें प्रकाशित किया। और उसके बाद मेरा क्रम ऐसा बना कि जब मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा और आगे मैंने जो उनके जहाँ जहाँ उनके पंथ की गद्दियाँ थी वहाँ पर गया, तो मुझे और अन्य भी संत ऐसे मिले जो कि घीसापन से जुड़े हुए थे, जिसमें दूसरा नाम आता है संत जीतादास का। जीतादास भी खेगड़ा के रहने वाले थे, लेकिन वो जाट थे, जबकि संत घीसादास कौशिक ब्राह्मण थे। तो उनकी भी वाणियों का ग्रंथ मुझे मिला और उन पर भी फिर मैंने शोध लेख लिखे और वो भी प्रकाशित हुए। और उसके बाद फिर और भी जैसे संत नेकी राम है, हरियाणा के थे, और ये भी घीसा पंथ की परंपरा से जुड़े हुए थे, तो उनके बारे में शोध लेख लिखा गया। और इतना ही नहीं, मुझे एक मैं ईश्वर का आशीर्वाद कहूँगा कि मुझे संत कवि नित्यानंद का परिचय मिला, जो नारनौल के रहने वाले थे। अच्छा। और बीरबल खानदान से थे वो, और उनके पिताजी राजस्थान में किसी राजा के यहाँ पर ऊंची अकबर पद पे बीरबल। थे। हाँ अकबर हाँ, बीरबल, बिल्कुल बीरबल, वही अच्छा। बीरबल जो है। जी, और इनका मकान आज भी जो पीली कोठी के नाम से प्रसिद्ध है, जी। और वहाँ होकर सड़क निकली है, तो पीली कोठी 2 भागों में बट गई है। तो इनका मेरा परिचय हुआ, इनकी वाणियों का। तो इनका सत्य सिद्धांत प्रकाश नाम का ग्रंथ मुझे मिला। अच्छा। तो फिर मैंने उस पर काम शुरू किया, जी। और उसमें देखता हूँ मैं कि उनकी जो ब्राह्मण थे, नित्यानंद जी जो है, तो उनकी जो खड़ी बोली का प्रयोग है, जो कौरवी भाषा के साथ एक परिष्कृत रूप में, खड़ी बोली के रूप में उनका जो है हमें प्रयोग मिलता है वाणियों में। तो ये हमारे पास 3 कवि हो गए। उसके बाद संत गरीबदास हुए हैं छोड़ानी के, उनका भी तो उनका तो पहले से ही मतलब ये है कि साहित्य में उल्लेख है। फिर मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी उनका साहित्य मैंने समेटा। तो लेकिन जब उनका ग्रंथ पढ़ा मैंने,
तो मुझे एक और एक नए संत जयतराम दास का ग्रंथ और मिल गया, जो गरीबदास के बेटे थे। तो संत जयतराम दास का ग्रंथ मिला, तो उसमें देखा मैंने और खड़ी बोली का परिष्कृत रूप जो काव्य में हुआ है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि इधर संत गंगादास पर उन दोनों पीएचडी हो चुका था, जो कि यहाँ के रहने वाले थे, रसूलपुर के थे, बावड़ के पास में। और गंगादास के समकालीन एक कवि थे शंकरदास, वो संत नहीं थे, ब्राह्मण परिवार में थे। और ऐसा सुना जाता है कि क्यों ब्राह्मण तो पढ़े लिखे होते हैं शुरू से ही, और गंगादास का और उनका जब एक बार शास्त्रार्थ हुआ तो शंकरदास ने संत गंगादास को हरा दिया। और क्योंकि गंगादास को जो है छंद वगैरह का ज्ञान नहीं था, तो फिर उसके बाद गंगादास जो है शंकरदास को उसमें बहस में यानी शास्त्रार्थ में हराने के लिए वाराणसी गए, और वहां उन्होंने वेदों का और शास्त्रों का, पुराणों का, छंदों का ज्ञान अर्जित किया। फिर उसके बाद पुनः आकर के फिर दोनों में शास्त्रार्थ हुआ, फिर संत गंगादास ने शंकरदास को शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो यानी ये मेरा क्रम एक एक करके चलता गया, बड़े संतोष के साथ में मेरी यात्रा चलती गई। और उसी दौरान 1983 में मैंने घीसा पंथ एक अवलोकन इस पुस्तक का निर्माण किया। और उसके बाद ही फिर हमारे जो गुरुजी थे डॉक्टर एल.वी. राम अनंत, एमएस कॉलेज में हिंदी के हेड थे, तो उन्होंने कहा कि सेंगर भाई तुम्हारा काम तो बहुत है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसा करते हैं कि भारतेंदु पूर्व खड़ी बोली कविता विषय पर आपको पीएचडी करा देते हैं, बहुत अच्छा विषय है। तो इस तरह से उन्होंने जो है सिलेक्ट किया गया। और डॉक्टर जेसी राय उस समय जो है मेरठ यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च की कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, तो वो सब्जेक्ट दे दिया गया मुझे। तो फिर मैंने इस पे काम किया। जैसे पहला संत कवि मेरा उसमें जो है संत गरीबदास हैं, फिर दूसरे नित्यानंद हैं, और तीसरे घीसा दास हैं, चौथे जीता दास हैं, और पांचवे शंकर दास हैं, और गंगा दास हैं। और जयतराम दास का जिस समय मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था तो मुझे उनका साहित्य उस समय मालूम नहीं पड़ा था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा। तो खैर मैंने उस विषय को उसमें जयतराम दास को जोड़ा नहीं पीएचडी वाले में, लेकिन उन पर भी मैंने एक शोध लिखा और वो भी प्रकाशित हुआ। और एक संत और भी हुए हरियाणा के काफी, यानी छोटे मोटे काफी संतों का करता रहा मैं, शोध छपते रहे। और फिर उसके बाद में अब आकर के 1983 में मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई भारत के संत कवि नाम से। तो उसमें सारे जो मेरे शोध लेख प्रकाशित हुए शोध पत्रिकाओं में जिन जिन संतों के बारे में, उनका संकलन है ये। और उसमें प्रमाणों के साथ में ये हमने देखा है, स्टडी की है, और उसमें मैंने प्रस्तुत भी किया है कि जिस समय खड़ी बोली कविता लिखने का प्रयास हो रहा था, तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने जो है एक जो उस समय कविता लिखने की कोशिश की थी, तो उन्होंने एक पत्र लिखते समय भी कहा था कि भाई ब्रज भाषा से खड़ी बोली में कविता लिखने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और उन्होंने जो शुरू के जो 2-4 मुक्तक लिखे थे, उसका मैं उदाहरण बताता हूँ आपका कि चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा चूरन है पचनोला, और जिसको खाता श्याम सलोना। यानी ये इतनी सिंपल कविता थी उनकी। और उस समय एक अयोध्यानाथ खत्री थे बिहार के, और वो भी कोशिश कर रहे थे खड़ी बोली में कविता लिखने की। तो उन्होंने जोश जोश में खड़ी बोली कविता की पुस्तक प्रकाशित करा दी। और उसके बाद उन्होंने उस पुस्तक की प्रकाशित पुस्तक की कृति जो है एक जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन को भेज दी, क्योंकि जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन का उन दोनों जो है भाषा वैज्ञानिक के रूप में एक बहुत बड़ा सम्मान था। और जैसे कि आजकल हम डॉक्टर नगेंद्र को मानते हैं, इसी तरह से उसी स्तर की जो उनकी उनका व्यक्तित्व था, तो उन्होंने कविता उनको भेज दी। तो डॉक्टर गिरियसन ने कहा कि अयोध्यानाथ खत्री को जो पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि भाई इस विषय पर हम भारतेंदु बाबू के साथ में पहली चर्चा कर चुके हैं कि खड़ी बोली में कविता नहीं हो सकती, लेकिन आपने खड़ी बोली में कविता लिख करके और ये पुस्तक प्रकाशित की है, इससे आपने जो है पैसे का अपव्यय किया है। ये नाइसली प्रिंटेड, छपी तो अच्छी है, लेकिन खड़ी बोली में कविता नहीं हो सकती। यानी ग्रियसन ने जो है उनको भी कंडम कर दिया, अयोध्यानाथ खत्री को। और लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 1803 में भारतेंदु बाबू से कई दशक पहले जो 1803 में जन्म हुआ था इनका, संत घीसा दास का, खड़ी बोली में कविता लिख रहे थे। अब उनका देखिए उदाहरण जो है, संत घीसा दास की कविता का उदाहरण देखिए कि घीसा गुरु ऐसे मिले जैसे दरिया नीर, मन की तपन बुझाए कि निर्मल किया शरीर। घीसा ये माया के रंग हैं, मन की लहर तरंग, धोखे में ही उड़ चले कर मूर्ख का संग। माया मोह दो पाट जब रहे चून भया जग सारा, घीसा संत शरण सतगुरु की निर्गुण धनी हमारा। तो दोनों की कविताओं में कितना फर्क है देखिए। कहाँ भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की एक बड़ी साधारण कविता थी,
और ये लोग जो है बिंबों, प्रतीकों का और जो हमारे लौकिक प्रतीक हैं उनका भी प्रयोग करते हुए बहुत अच्छी कविता लिख रहे थे। और इसी तरह से संत गंगादास की देखिए कविता देखिए कि संयम काकर थाल लिया है, ज्ञान का दीपक बाल लिया है, तब घंटा तत्काल लिया है, मन ने अनहद शंख बजाया, पूजा करी आत्मा राम की, मन ने परमेश्वर पति पाया। तो इस तरह की कविताओं का सृजन हो रहा था। तो मैं मानता हूँ कि हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इस क्षेत्र की जो कुरु प्रदेश कहते हैं इसको इस उपेक्षा की उपेक्षा नहीं की। जिस समय वो इतिहास लिख रहे थे और उस समय जितने उनके पास साधन उपलब्ध थे तरह तरह के उसके परिवेश में उन्होंने कोशिश की कि उसको पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा किया जाए, पूरी तरह से समेटा जाए। लेकिन ये कुछ जो हमारे पूर्व प्रदेश के संत कवि हैं जिसमें कि मेरठ के आसपास का क्षेत्र है और ये हरियाणा का कुछ क्षेत्र लगता है, तो ये कभी छूट गए थे। उससे पहले भी जो मुगल शासन था उस समय भी जो हमारी हिंदी का विकास हुआ इसी परिक्षेत्र में हुआ है। तो ये तो जरूर है कि खड़ी बोली की कविता ने भी सहज रूप से यहाँ से जन्म लिया है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और इतिहास साहित्य के इतिहासकारों के लिए एक नई चीज बनती है। डॉक्टर साहब, जी हाँ, राजभाषा जगत में आपकी गणना राजभाषा नीति के गिने चुने विद्वानों में होती है, ये कैसे? देखिए, इस बारे में मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत सरकार ने जो केंद्र सरकार ने जो राजभाषा नीति लागू की, उस नीति को लागू करने के बाद राजभाषा के बारे में रचनात्मक रूप से काम करने वालों में सबसे पहले मैं हरिबाबू कंसल का नाम उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने कि भारत सरकार के दफ्तरों में, कार्यालयों में राजभाषा नीति में काम करने के लिए उस काम करने के तरीके को बहुत आसान बनाया। और दूसरा नाम है श्री राजमणि तिवारी जी का, वो भी एक स्तंभ हैं। और उसके बाद एक डॉक्टर महेशचंद्र गुप्त हैं जो कि रेलवे से निदेशक के रूप में अवकाश प्राप्त हुए हैं। तो उनका भी डॉक्टर महेशचंद्र गुप्त का भी राजभाषा नीति के विद्वानों में अच्छा नाम है। तो उसी क्रम में मेरा भी ये कोशिश रही, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मैं राजभाषा नीति से जुड़ा रहा और जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हैं वहाँ मैं हिंदी अधिकारी के रूप में तैनात रहा। और उस पद पर काम करने के साथ साथ मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें अभी इस क्षेत्र में ऐसी हैं जिनकी की जानकारी हमारे कर्मचारी को होनी आवश्यक है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं चाहता था कि जो भी हमारा प्रशासनिक कामकाज है आसान शैली में होना चाहिए। तो प्रशासनिक कार्यालय मंजूषा नाम की मेरी पुस्तक 1994 में प्रकाशित हुई। उसके बाद मेरा दूसरा पुस्तक जो थी राजभाषा ज्ञान कोश के नाम से आई और राजभाषा ज्ञान कोश में मैंने काफ़ी चीज़ों को, नई चीज़ों को उसमें जोड़ा, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों की ACR भरी जाती है, जिसे आजकल अपार भी कहते हैं। उसके बाद फिर भी मेरे मन में ये रहा कि कुछ काम अभी छूटा हुआ है और फिर मैंने राजभाषा निधि नाम से एक नई पुस्तक की रचना की। और उसमें मैंने कोशिश ये की कि जो हमारे राजभाषा नीति में जैसे कि 13-14 आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको कि हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत करना होता है, तो उस प्रकार के आर्टिकल्स को मैंने एक सरल भाषा में प्रस्तुत किया। और एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ला, उनसे मैंने इन 14 आर्टिकल्स के बारे में संस्कृत में एक श्लोक भी तैयार करके इस किताब में दिया। अच्छा। तो ये सारी इस किताब की नई बातें थी। उसके बाद ये मानक मसौदा कोष तैयार किया जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों को एक पत्र लिखने की बहुत आसानी रहती है, अंग्रेजी और हिंदी में पत्र बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपना विनम्र रूप में ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा काम है राजभाषा नीति के विद्वानों के रूप में जो है ये मुझे इससे संतुष्टि है और लोगों को लाभकारी भी सिद्ध हुआ, ऐसा मेरा विश्वास है। वाह, मुझे ज्ञात हुआ कि आप एक प्रकाशक भी हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और प्रकाशक बनने का भी देखिए एक मेरा सुखद संयोग है। हुआ यूँ कि सन 1980 में आचार्य क्षेमचंद्र सुमन जो हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे और मुझे उनका शिष्यत्व प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अखिल भारतीय हिंदी कवि सभा की स्थापना की और मुझे उसका
अध्यक्ष बनाया और उसके बाद डॉक्टर प्रदीप गुप्त को महामंत्री बनाया। तो हमने उसके माध्यम से हिंदी प्रकाशन खोल के द्वारा कुछ पुस्तकें प्रकाशित करने की कोशिश की और हमारा यही था कि जो हमारे हिंदी के जो लेखक वगैरह हैं उनको आसानी से उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो जाएं और उनको लोग जानें। तो इसी उसमें क्या हुआ कि कवि सभा एक प्रकाशक के रूप में जब आई तो अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ ने कवि सभा को मेंबर बना लिया, उसका जो है प्रकाशन संघ का। और उसके बाद 1994 में मुझे हिंदी अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ का अध्यक्ष बनाया गया, जो मैं 4 साल तक रहा। तो मैं प्रकाशक भी हूँ और लेकिन इसमें कहते हैं ना कि प्रकाशन क्षेत्र में 2 तरह की जो नीतियाँ काम करती हैं, एक व्यापारिक नीति होती है और एक साहित्यकार की नीति होती है। तो क्योंकि हमारे अंदर साहित्यकार है तो वो हमारी साहित्यकार वाली नीति जो है ज़्यादा है। अब ये है कि आपको माने हम सम्मान नहीं कहेंगे, कई सम्मान नहीं मिले हैं आपको कई सम्मान मिले हैं। आपको जगह जगह पर विभिन्न मंचों पर आपको प्रतिष्ठित भी किया गया है, आपको सम्मान दिया गया है, आपको सम्मानित किया गया है आपके कार्यों के लिए। और जो आपके कार्य जो है असाधारण, अद्वितीय, अनुपम, अनूठा कार्य है, इस पर आपको सम्मानित किया गया है। और हाल में आप गए थे राजस्थान। हाँ, राजस्थान जो है साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से मुझे हिंदी साहित्य शिरोमणि के उपाधि से विभूषित किया गया। और इससे पहले भी माटी मेरे देश की नाम की मेरी जो ब्रज भाषा की एक पुस्तक थी कविताओं की, उस पर यूपी सरकार ने 1916 में मुझे जो है श्रीधर पाठक सम्मान दिया था। 2016 में 2016 में सम्मान दिया था मुझे। और अलीगढ़ की एक संस्था है, उसने भी मुझे जो है साहित्य भूषण की उपाधि से नवाजा था। तो इस तरह से करते रहते हैं, धीरे धीरे होता रहता है। तो खुशी होती है इन चीज़ों से और ऊर्जा मिलती है आगे काम करने के लिए। तो मेरा सामाजिक जीवन, साहित्यिक जीवन और जो सरकारी कामकाज का जीवन, चेहरे से और आपकी बातचीत से संतुष्टि है। पूरी तरह से मेरे मित्र जो हैं उनसे भी संतुष्टि है, सभी तरफ जो है। तो ये कि बड़ी खुशी होती है मुझको जो है। 74 वर्ष के इस पड़ाव, मैंने 75 के आसपास आप होने जा रहे हैं और इसी तरह से आप एक्टिव रहें। और जो साहित्यकार ऐसे हैं जो असमर्थ हैं आर्थिक रूप से, उनको भी आप अपना मार्ग निर्देशन देने का प्रयास करें और अपने जीवन में तुष्टि और संतुष्टि लाएं। और इसी तरह से आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चुस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हुए, आपसे मुलाकात हुई।